हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज हम बात करेंगे एक डायरी के बारे में, एक ऐसी डायरी जिसको पढ़ के लाखों लोग रोए हैं। तो ऐसा क्या लिखा है इसमें कि आज के समय में इसे म्यूजियम में रखा गया है। तो क्या लिखा है ये देखने से पहले ये डायरी किसकी है ये देख लेते हैं। तो डायरी थी एन फ्रैंक की। कहानी शुरू होती है 1933 से, जगह जर्मनी। इलेक्शंस चालू थे और इसी बीच फ्रैंक फैमिली अपने घर में थी। एन फ्रैंक अपनी बहन एंड मॉम डैड के साथ एक सुंदर से बड़े घर में रहती थी। ये लोग जूइश थे एंड उसी साल 1933 में नाजी पार्टी फेडरल इलेक्शन जीत गई एंड अडोल्फ हिटलर पावर में आ गया। अडोल्फ के पावर में आने के बाद जगह जगह नाजी सपोर्टर्स उतर गए एंड एक जगह पे नाजी डोमिनेटेड स्टूडेंट्स ग्रुप ने हजारों की तादाद में वो सारे बुक्स चला दिए जिसके ऑथर्स जूइश थे। ये इंसिडेंट्स के बाद एन के फादर ओटो फ्रैंक को रियलाइज हुआ कि जर्मनी बदल रहा है एंड यहाँ रहना सेफ नहीं है। इस वजह से वो अकेले एम्स्टर्डम चले गए एंड वहाँ उन्होंने एक फैक्ट्री खुद का सेट किया एंड एक घर भी खरीद लिया, जिसके बाद पूरी फैमिली को वो जर्मनी से एम्स्टर्डम जो नेदरलैंड्स में है वहाँ लेके आ गए। वहाँ जाने के बाद एन एंड उसकी बहन फिर से स्कूल जाने लगी। ओटो फ्रैंक की फैक्ट्री अच्छी चल रही थी, सो उन्होंने सेकेंड कंपनी भी खोल ली जिसमें वो हर्ब्स बेचते थे। सब अच्छा चल रहा था एंड ओटो फ्रैंक को लगा जब जर्मनी में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा तो वो फिर से वहाँ चले जाएंगे। पर हिटलर सिर्फ जर्मनी पे रुकने नहीं वाला था। वो नेबरिंग कंट्रीज को भी इन्वेट करने लगा, जैसे पोलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे एंड नेदरलैंड। जहां एन फ्रैंक की फैमिली थी वहां भी जर्मन ट्रूप्स आ गए। 1940s में जर्मनी इन्वेडेड नेदरलैंड्स एंड ओटो फ्रैंक ये देश भी छोड़ के जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि नेबरिंग कंट्रीज में जाके कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां भी इन्वेजन हो रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जाएंगे तो बच पाएंगे। इस वजह से ही स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर यूएस वीजा। कुछ दिनों बाद ओटो फ्रैंक के पास एक कुरियर आया और उसे पता चला कि एक सिंगल वीजा उसके लिए ग्रांट हो चुका है, पर उसकी फैमिली के वीजा के बारे में कोई जानकारी नहीं आई। वीजा आने के 10 दिन बाद ही नाजीज ने यूएस पे भी अटैक कर दिया एंड इस वजह से ये वीजा कैंसिल हो गया। इसी दौरान एन फ्रैंक का 13th बर्थडे आया एंड उसे एक डायरी गिफ्ट में मिली। उसने अपनी डायरी में सबसे पहली बार जून 12, 1942 को लिखा। शी रोट अबाउट एवरीथिंग कि कैसे वॉर हो रहा है एंड वॉर के चलते जूइश लोगों को अलग किया जा रहा है, पर स्टिल वो ये मानती है कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी हुई है। इसके थोड़े दिन बाद एन फ्रैंक को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि जूइश नॉर्मल स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते थे। ऊपर से हिटलर ने भी कुछ टाइम बाद ये रूल जारी कर दिया कि नेदरलैंड्स के जो जूस हैं उनको फिर से जर्मनी डिपोर्ट करने वाले हैं। ओटो फ्रैंक को रियलाइज हो गया कि सिचुएशन नेदरलैंड्स में भी खराब होगी एंड दूसरे कहीं पे वो अपनी फैमिली को लेके नहीं जा सकते। इस वजह से उन्होंने अपने कुछ ट्रस्टेड वर्कर्स को बुलाया एंड उन्हें कहा कि एक छुपने की जगह बनानी होगी। जहां उनका ऑफिस स्पेस था उसके पीछे एक अपार्टमेंट था। वो अपार्टमेंट में एक बुक केस था एंड उस बुक केस के पीछे एक छोटी सी छुपने की जगह बना दी गई। सामने से देख के कुछ समझ नहीं आता था कि बुक केस के पीछे कुछ होगा, पर वो केस एक दरवाजे की तरह काम करता था। फिर 6 जुलाई 1942 को एन और उसकी पूरी फैमिली वहां छुपने के लिए चली गई। जाने से पहले एन अपनी नॉन जूइश दोस्त के पास गई एंड उसने कुछ किताबें, उसका टी सेट एंड मार्बल्स दिया एंड ये बोला कि ये मार्बल संभाल के रखना, मुझे डर है किसी गलत इंसान के हाथ में ये ना लग जाए। कुछ दिन बाद में वापस आऊंगी उसे लेने के लिए। ये बोल के एन वहां से चली गई। चारों लोग बुक केस के पीछे छुपे हुए थे, पर एक हफ्ते बाद और एक जूइश बिजनेसमैन हरमन अपनी वाइफ एंड बच्चे के साथ वहां आ गया। ओटो फ्रैंक ने उसकी भी मदद की एंड उसे छुपा लिया। देन 4 महीने बाद एक डेंटिस्ट जो ओटो फ्रैंक का दोस्त था वो भी वहां छुपने के लिए नवंबर में आ गया। इतनी छोटी सी जगह में अभी 8 लोग छुप रहे थे। इन्हें खाने पीने के लिए ओटो फ्रैंक के भरोसेमंद वर्कर्स लाके देते। एन ने ये सब के बारे में उसकी डायरी में लिखा और ये भी लिखा कि पूरे दिन वो क्या क्या करती है। तो इनकी जो छुपने की जगह थी वो फ्लोर वो पूरे बिल्डिंग के बीच में पड़ता। नीचे एक वेयर हाउस था जहाँ लोग काम करने आते हैं, ऊपर एक ऑफिस था जहाँ ओटो फ्रैंक के ट्रस्टेड वर्कर्स एंड दूसरे हेल्पर्स काम करते। इन 8 का दिन शार्प 6:45 AM को स्टार्ट होता एंड एक एक करके सब बाथरूम जाते। फिर 8:30 AM जैसे ही होता नीचे वेयर हाउस में लोग काम करने आ जाते। तो ये सब बिल्कुल आवाज नहीं कर सकते थे क्योंकि आवाज करते तो नीचे वालों को समझता कि ऊपर कोई छुपा हुआ है। देन 9 AM तक ऊपर ऑफिस वाले हेल्पर्स आ जाते, तो थोड़ा आवाज ये लोग कर सकते थे क्योंकि वेयर हाउस वालों को लगता कि ऑफिस से आवाजें आ रही है। 12:30 होते होते वेयर हाउस वर्कर्स लंच ब्रेक के लिए चले जाते एंड उसी समय ऊपर से ऑफिस के ओटो फ्रैंक के जो वर्कर्स जो उसकी मदद कर रहे हैं वो उसके लिए खाना पीना लेके आते। देन 1 बजे ये 8 लोग रेडियो सुनते ये आज से कि वॉर खत्म हो गई है ऐसा कोई बोल दे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। देन शाम को जब वर्कर्स एंड ऑफिस वाले घर चले जाते तब ये 8 लोग डिनर की तैयारी करते और ये उनका पूरा रूटीन ही बन चुका था। सिर्फ संडेज को छुट्टी के दिन ये लोग लेट उठते थे क्योंकि वर्कर्स नहीं आते थे। ऐसा ऑलमोस्ट 2 साल एंड 30 दिन तक चला। दैट इज ऑलमोस्ट 731 डेज। एन फ्रैंक एंड वो 7 लोगों ने उस बुक केस के पीछे छुप के निकाल दिया। हाइडिंग के दौरान एन ने अपनी डायरी में कई बातें लिखी, कुछ वॉर के पहले की एंड कुछ वॉर के दौरान की। एन को लगा था कि वॉर जब खत्म होगा तो वो अपनी दास्तां सबको बताएगी, पर अगस्त 1944 को ऐसा कुछ हुआ जिसने सब बदल दिया। एक डच इन्फॉर्मर थी जिसने बिना नाम बताए अथॉरिटीज को ये टिप दिया कि एक बिल्डिंग है जिसमें कुछ जूइश छुपे हुए हैं।
फिर आया 4 अगस्त 1944 का दिन। सुबह जब जनरली 8 लोग शांति से बैठे हुए रहते तब बुक केस खुलने की आवाज आती है एंड बाहर पुलिस होती है जो ये 8 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट के बाद इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। ये कैंप में एन फ्रैंक, उसकी बहन, उसकी माँ, देन वो डेंटिस्ट, देन वो हरमन बिजनेसमैन, उसकी वाइफ एंड उसकी बेटी की मौत हो जाती है। वो वहां से बच के नहीं निकल पाते। सिर्फ ओटो फ्रैंक अकेले इससे जिंदा बच पाए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में काफी बुरी तरीके से उन्हें मारा गया, पर बाद में वहां एक डच डॉक्टर आया जो ओटो का दोस्त निकला, तो उस डॉक्टर ने कैसे तो करके उसे बचा लिया। इसी दौरान कई लोगों ने यह भी बोला कि ओटो फ्रैंक के जो भरोसेमंद लोग थे उनमें से ही किसने तो ओटो को धोखा दिया एंड पुलिस को बताया कि ये लोग छुपे हुए हैं, पर ये कभी साबित नहीं हो पाया। एंड ये 8 लोगों को जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया तब दूसरी तरफ नेदरलैंड्स में ओटो के ट्रस्टेड वर्कर्स में से एक लेडी थी जो फिर से वो बुक केस वाले रूम में गई एंड उसे एन फ्रैंक की डायरी एंड कुछ पेपर्स मिले। उसने ये सब ले लिया ये सोच के कि जब एन वापस उससे मिलेगी तो वो उसकी डायरी उसे वापस करेगी, पर वो दिन कभी नहीं आया। तो उस लेडी ने वॉर खत्म होने के बाद एन फ्रैंक की डायरी ओटो फ्रैंक को दे दी। अपनी बेटी की डायरी पढ़ने के बाद ओटो की आंख में आंसू आ गए एंड उसने फिर अपनी जिंदगी का ये उद्देश्य बना दिया कि वो एन की डायरी को पब्लिश करेंगे एंड वो लोगों तक पहुंचाएंगे जो नाजी सिंपथाइजर्स थे एंड उन्हें दिखाएंगे कि कितना गलत किया है नाजीज ने। अल्टीमेटली 1947 के साल को एन की डायरी पब्लिश हो गई एंड वो एन की दोस्त आपको याद है जिसको एन ने अपना कुछ खिलौना एंड मार्बल्स दिया था, उसने वॉर खत्म होने के बाद ये सब म्यूजियम में डोनेट कर दिया उसकी याद में। और जो डायरी पब्लिश हुई थी उसे लाखों लोगों ने पढ़ा। ये डायरी ने लाखों लोगों को रुलाया एंड ऐसे समय में जब दुनिया तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ रही है तो लगता है कि फिर से उस समय के पन्नों को खुल के लोगों को पढ़ना चाहिए एंड ये समझना चाहिए कि वॉर में मासूमों की ही जान जाती है। सो या दैट्स इट। ये थी कहानी एन फ्रैंक एंड उसकी डायरी की।